ये उत्तराखंड में मैंने अजीब सा देखा कि पोर्टल बहुत चल रहा है। यहाँ ये पोर्टल कल्चर क्यों है, आपको क्या लगता है, स्पेशली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में? ये बड़ा काला चेहरा है, ये काम हो रहा है, इसके ऊपर सरकार को और बाकी एजेंसीज को काम करने की जरूरत है और इन सब चीज़ों पर रोक लगाने की जरूरत है। भी धंधा चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम आपका पोर्टल भी बना देंगे, उसमें खबरें भी डाल देंगे, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके वो भी डाल देंगे, उसका भी ठेका ले लेंगे पूरे महीने का, साल का। और उसके अलावा आपको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम आपका सरकार के साथ में आपको एफिलिएट भी करा देंगे, आपको वो भी करा देंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम आपको इसका पैसा भी नहीं लेंगे, इस सब कुछ करने का। ऐसे भी लोग हैं। हर मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे कोई सा भी है, वो गोदी मीडिया ही है। बेसिकली जो होता है ना, मीडिया पानी का बहता दरिया की तरह से होता है। तो लेकिन आजकल दिक्कत ये हो गई कि वो 4 दिन आपको पढ़ेंगे और 4 दिन बाद उनको लगेगा कि आप वो हमसे ज़्यादा बड़े पत्रकार हो गए हैं। वो फिर हो सकता है कि चौथे 5वें दिन उन्होंने कहा कि मैंने तो सर अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुद लेके आया हूँ, कल से मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सरकार की मंशा यह है कि सबको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा दे दो और हो सकता है इस बहाने से वो कुछ सरकार के खिलाफ कुछ लिखे ना। कई लोग डिजिटल मीडिया में अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इथिकल तरीके यूज कर रहे हैं। मतलब आपके खबरें कहीं से भी उठा के कहीं भी कॉपी पेस्ट तरह से कुछ कर दिया, या व्यूअरशिप भी ज़्यादा दिखाने के लिए कहीं पर क्लिक वाले, मतलब 500 हज़ार रुपये में लोग आपको क्लिक्स दे देंगे, लेकिन आपका पहला वेतनमान भी लगा है या नहीं लगा है आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं लिख सकते। पत्रकारों को कहा जाता है भगवान, वो देवर्षि नारद से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं उनको कई बार कहता हूँ कि वो शिव जी की तरह से उनकी स्थिति है। तो अपने कर्मचारी दिखाने के बजाय किसी को किसान दिखा रखा है, किसी को कुछ दिखा रखा है। और 2008 से मेरी सैलरी 1 रुपया भी नहीं बढ़ी है, बल्कि कुछ कम हुई है। तो वो अगले दिन हमारी जो समाचार, हमारा जो मेहनत है, वो सब कुछ रद्दी बन जाता है। वो भी गलत खबर है हमारी। सर पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर नवीन जोशी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ और पीएचडी मेरी पत्रकारिता में है। पत्रकारिता में जो पीएचडी उसका विषय था कि न्यू मीडिया का प्रिंट मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर मैंने किया है। और मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे है, उसका पहला और एकमात्र अभी तक भी जो जर्नलिज्म में है, मतलब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, और उसमें पीएचडी किया हुआ मैं एकमात्र शायद उसके बाद कोई आ भी गया हूँ, लेकिन पहला हूँ। जी सर, और मैं अपना थोड़ा परिचय दे रही हूँ। मेरा नाम फातिमा है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पसाव करके एक यूनिवर्सिटी, जर्मन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रही हूँ, और उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो मेरा डॉक्यूमेंट्री है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उत्तराखंड में मैं खास करके जर्नलिज्म के बारे में देख रही हूँ। तो इस फिल्म में भाग लेने के लिए आपकी सहमति है ना? जी। थैंक यू सर। So, ये भी है कि आपने पिछली मुझे बताया था आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा जी, है ना? तो फिर आप इंजीनियरिंग से पत्रकारिता में कैसे आए? इसके पीछे ये है कि मैं बेसिकली, मेरे पिताजी जो हैं वो एक साहित्यकार हैं, हिंदी के और कुमाऊनी के साहित्यकार हैं। तो एक तरह से ब्लड में लेखन वो पहले से रहा। मैं कक्षा जब 6, 7, 8 में पढ़ता था, तब से मैं कुछ लिखने लगा था। तुकांत कविताएँ, जैसे गांधी जयंती पे, साक्षरता दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे, इस तरह की छोटी छोटी जो तुकांत कविताएं कक्षा 6-7 में जिस तरह के बच्चे लिखते हैं, तो उस तरह की कविताएं मैं लिखने लगा था। उसके बाद वो मेरी जो लिखने का था स्तर, वो बढ़ता थोड़ा चलता गया। जब मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कर रहा था, तो उस समय भी एक पत्रिका हमारे पहली बार हमने उसको शुरुआत की थी हमारे कॉलेज में। उससे पहले नहीं छपती थी, विकास नाम की एक पत्रिका थी। 92 में मुझे अगर याद आता है, तो उस पत्रिका का मैं छात्र संपादक रहा, और वहाँ मैंने संपादकीय भी लिखा, और उसके अलावा 2-3 मेरे एक यात्रा वृत्तांत था और एक शिक्षा व्यवस्था के ऊपर लेख था, तो वो भी मैंने उस समय लिखे। तो तब से भी मतलब मैं जुड़ा हुआ था। और जब मैं इंजीनियरिंग कर भी रहा था, तो इंजीनियरिंग का मैं टेक्निकल माइंड भी चलता था, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं अंदर से वो लेखन भी निकल के आता था। तो मैं वो भी सब कुछ उस समय भी करता रहता था। जी सर। सर फिर आप राष्ट्रीय सहारा में ये पहले कौन से न्यूज़पेपर में आए, और खासकर ये आप, हमारे माँ बाप हमेशा जो इंजीनियरिंग वाले को छोड़ करके जर्नलिज्म में आने के लिए ऐसे अलाउ नहीं करते हैं ना, मतलब माँ बाप सोचते हैं कि इंजीनियरिंग बेहतर है, वैसा तो है। तो आपका कैसे आना हुआ और कितना आसान था वो आना? नहीं, बेसिकली ऐसा होता है कि आपकी जो नियति होती है ना, वो आपको जहाँ आपको जाना होता है वहीं आप पहुँचते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप किस फील्ड में गए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दुनिया में मिल जाएंगे आपको कि पढ़ा कुछ किया कुछ, लेकिन अभी आपसे पहले भी अनौपचारिक बात हो रही थी, तो कभी भी कुछ भी किया हुआ बेकार नहीं जाता। तो जब ये हम कर भी रहे थे, तो उसके बाद भी एक तरह से मन वहाँ नहीं लग पाता है, जहाँ आप सेटल सही तरह से नहीं हो पाते हैं जिस जगह पे, तो आपको छटपटाहट होती है कि यार मैं ये मुझे लग नहीं रहा। जबकि मेरी इंजीनियरिंग में भी 83% के आसपास में मेरे मार्क्स थे, तो उसके बावजूद भी लेखन कहीं ना कहीं चला जाता था या क्रिएटिविटी चली जाती थी। तो इस कारण से फिर मुझे लगा कि मुझे इसी ओर आना चाहिए, और जहाँ मैं अपने आप को ठीक से सेटल कर पाता हूँ। तो प्रोफेशनली आप कैसे जर्नलिज्म में आए सर? किस पेपर से शुरू हुआ, कैसे शुरू हो सके आप इसमें देख के? जी, पत्रकारिता में मेरी जो शुरुआत हुई वो पहले तो छोटे छोटे पत्र पत्रिकाओं में मैं लिखता रहता था। उत्तर उजाला में भी मैंने लिखा और कई दूसरे पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा। और उसके बाद जो प्रोफेशनली मैं आया वो दैनिक जागरण से मेरी शुरुआत हुई। करीब 5 साल के आसपास मैंने दैनिक जागरण, जो एक लीडिंग पत्र है हिंदी का, राष्ट्रीय समाचार पत्र है, उससे मैंने शुरुआत की। और उसके बाद में फिर उसके साथ में राष्ट्रीय सहारा मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी करीब 2009 के आसपास से आ गया था। तो सर आपका कैसे ये पोर्टल शुरू करना कैसे हुआ, और आप पत्रकारिता से सोशल मीडिया के माध्यम में आप कैसे आए, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे ऐसा लगता था कि फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। हम हवा में बातें करते हैं कई बार, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। और मुझे लगता था, जब मैं समाचार इंडस्ट्री के अंदर नहीं था, बाहर था, तो बाहर से मुझे लगता था कि जैसे कोई भी एक घटना हो गई, सपोज कीजिए कि एक्सीडेंट हो गया या मौसम आज गर्म हो गया या ठंडा हो गया, तो मुझे लगता था कि हम एक क्लिक पे कोई बटन दबाएंगे और हमें पता चल जाएगा पिछले 10 सालों के आज की डेट के क्या मौसम के आंकड़े हैं। गर्मी पूरे साल, मतलब पिछले 20 सालों में कितनी गर्मी रही आज के दिन में, या ठंड कितनी रही, या क्या टेम्परेचर था। और हम आज अगर स्टोरी लिख रहे हैं तो हम पिछले 20 सालों के टेम्परेचर से उसकी तुलना करके कुछ हम अच्छी स्टोरी हम बना सकते हैं कि आज इतने सालों के बाद इतना गर्म हुआ या इतना ठंडा हुआ या कुछ भी हुआ। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ इस तरह के आंकड़े मुझे कहीं मिलते नहीं थे। हमको पुराने अखबारों को ढूंढना पड़ता था कि अगर इसी तरह की कोई स्टोरी हमने पहले भी लिखी हुई है तो उस स्टोरी को ढूंढो, फिर उसमें से आंकड़ों को निकालो, या हमको कुछ ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उन फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से हम पूछते हैं कि यार इतना टेम्परेचर पहले कब रहा, क्या रहा, या किसी अगर इस तरह की बात, मतलब मैं एक उदाहरण के बात में बता रहा हूँ आपको, किसी बुजुर्ग से हमने बात कर ली, लेकिन वो आंकड़े कई बार बहुत परफेक्ट नहीं होते हैं। वो एक जानकारी के आधार पर, याददाश्त के आधार पर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार एक आदमी कह देता है, मैं कोई 80 साल का आदमी कहता है 80 साल में मैंने तो इतना देखा नहीं, जबकि वो उसने हो सकता है कि 10 साल पहले भी हुआ होगा, लेकिन उसको याद नहीं है। तो वो कहेगा मैंने अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा, एक ये जनरल फिनोमिना है, हर आदमी ऐसे ही कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में तो ये कभी आज तक नहीं देखा। तो हमने लिख दिया कि 80 साल के आंकड़े हैं कि ये आज तक ऐसा टेम्परेचर कभी नहीं आया, तो वो झूठी गलत खबर है हमारी। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैंने कहा यार अगर लाइब्रेरी का हमारे पास अभाव है और हम हर रोज़ 10-20 खबरें लिखते हैं, वो खबरें भी हमारी अगर हम हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो हम आज के अखबार को तो अखबार बोलते हैं, समाचार पत्र बोलते हैं, पिछले दिन के अखबार को रद्दी बोलते हैं। पिछले दिन के अखबार का नाम होता है रद्दी, उसको हम फिर बेच देते हैं 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। तो वो अगले दिन हमारी जो समाचार, हमारा जो मेहनत है वो सब कुछ रद्दी बन जाता है। तो उस रद्दी को रद्दी ना बने, वो किसी काम में आए, क्योंकि हमको फिर से उसको पन्ने टटोलने ना पड़े। उन सब चीज़ों के लिए हमने कहा कि इसको हम एक डिजिटल बैंक कैसे हम समाचारों का अपना बना सकते हैं। 10-20 खबरें और दूसरों की नहीं, कम से कम अपनी खबरें हम उनको एक उसमें कर लें और एक क्लिक में ढूंढ लें। तो इस तरह से जो था ये ऐसे करके आया। उस समय मेरे को याद है कि 2009 के आसपास में दैनिक जागरण, अमर उजाला या कोई भी दूसरा समाचार पत्र होता था, मुझे जानकारी नहीं है कि उनके कोई अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म होते होंगे शायद, मैंने उनको एक्सेस कभी नहीं किया था, तो उस समय नहीं था किसी का। जी सर। और दूसरा एक और बार आप साल लेकर के बात कर सकते हैं, कितने साल में आपने जर्नलिज्म में आया और कौन सी साल में आपने ऑनलाइन शुरू किया? मैं करीब थोड़ा लेट आया, चूँकि पत्रकारिता में, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में भी था, मेरी जॉब थी। तो उसके बाद में 2005 के आसपास में, 2004-5 के आसपास में मैं पत्रकारिता में आया, और 2009 के आसपास में मैं डिजिटल मीडिया में आ गया था। तो 4 साल के अंदर में ही मैंने महसूस किया कि ये सब जो कमियां हैं उन कमियों को हम कैसे दूर करें, तो वो दूर करने का तरीका मुझे डिजिटल मीडिया लगा।
सर मुझे याद है पिछली बार आपने बोला था एकदम आप नवीन समाचार नहीं शुरू किए थे। जी जी। आपका एक पूरा डिजिटल का भी एक जर्नी रहा। जी, जी। उसके बारे में आप थोड़ा साल के साथ बता सकते हैं? साल के साथ तो शायद मैं उतना बहुत एक्यूरेट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो याददाश्त की बात है। फैक्ट्स की मैंने बात की तो फैक्ट्स तो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। 2009 के आसपास में मैंने धीरे धीरे करके 2-3 ब्लॉग बनाए थे। एक अपने जो विचार होते हैं उस तरह के विचारों को, और उसमें थोड़ा थोड़ा न्यूज वाला भी सेंस था, वो मन का ही था, और थोड़ा विचार वाला भी ब्लॉग था। उसके अलावा मैं चूँकि कुमाऊनी कविताएं भी करता था, तो एक ऊंचे पहाड़ों से जीवन के स्वर करके एक वेबसाइट, एक ब्लॉग उस तरह का था जिसमें ये आता था। और फिर मैंने तीसरा एक उत्तराखंड समाचार के नाम से एक तीसरा ब्लॉग शुरू करने की कोशिश की। उसमें हमने टोटली रखा कि अब इसमें हम न्यूज ही न्यूज रखेंगे, और मन कही को हम मन की कही, यानी उसको हम अपना जो हमारे मन में दूसरे तरह के विचार आते हैं, जो समाचारों के इतर होते हैं, उनको हम उसमें रखेंगे। 3 इस तरह के हो गए। फिर उसके बाद मैं फोटोग्राफी में भी था, मेरा फोटोग्राफी में भी काम था। तो फोटोग्राफी के लिए हमने प्रकृति माँ, मदर नेचर, प्रकृति माँ करके हमने एक चौथा ब्लॉग बनाया था। तो 4 ब्लॉग हो गए। फिर जब 4 हो गए तो उसको हमने उनको एक मिलाने की कोशिश की कि मेरा नाम नवीन जोशी है, तो मैंने उसको नवीन जोशी समग्र करने की कोशिश की कि चारों को हम एक में डाल देते हैं और 4 उसकी ब्रांचेज हो जाएंगी, तो नवीन जोशी समग्र हो गया। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ फिर वो नवीन समाचार की तरफ चला गया। इस तरह से वो जो मन कही, उत्तराखंड समाचार, ऊंचे पहाड़ों से जीवन के स्वर और प्रकृति माँ जो थे, वो सब पहले नवीन जोशी समग्र में आए, और फिर उसके बाद नवीन समाचार में समाहित हो गए। सर आपने बोला कि आपने ये शुरू किया, एक लाइब्रेरी की ज़रूरत आपको महसूस हुई, मगर नवीन समाचार अब आज देखिए तो वो एकदम एक रिपोर्टिंग जैसा है, एक पूरा एक पोर्टल है। आर्काइव तो होंगे, मगर वो आर्काइव से ज़्यादा एक रिपोर्टिंग ये है। वो जर्नी कैसा रहा आपका? और नहीं, हम ये महसूस करते हैं कि जो हम लोग के जो पाठक हैं, हम कई बार ये कहते हैं ना कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं होता है, वो स्वांत सुखाई नहीं होता है, वो हमारा पाठक क्या पढ़ना चाहता है। तो हमको महसूस होता है कि हमारे पाठक हमारे ब्लॉग्स को पढ़ना चाह रहे हैं या हमारी न्यूज़ को पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमें ये लगा कि बहुत छोटी सी भी घटनाएं होती हैं तो वो उसको ज़्यादा पाठक मिल जाते हैं, और जो ब्लॉग्स होते हैं उस तरह के पाठक उसको नहीं मिल पाते हैं। तो उस तरह से वो फिर नवीन समाचार को हमने एज ए करंट न्यूज ये किया है। लेकिन उसके अंदर में भी आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, उसके अंदर में ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको लंबे समय तक आप उसको पढ़ सकते हैं। पत्रकारिता के बारे में काफ़ी सारा उसमें मटेरियल है, आपको कम्युनिकेशन के बारे में, या मैं चूँकि पढ़ाता भी रहता हूँ तो उत्तराखंड के पत्रकारिता का इतिहास, विश्व की पत्रकारिता का इतिहास, भारत की पत्रकारिता का इतिहास, फोटोग्राफी का इतिहास, ऐसे मतलब आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर में वो वाला भी मिल जाएगा जो रोज पढ़ना चाहते हैं, जो मतलब हमारी पहचान नवीन समाचार के रूप में केवल समाचारों की है। उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत कुछ है। जी सर, और इसमें आप अभी भी एक रेगुलर पत्रकार भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम करते हैं, नवीन समाचार भी चलाते हैं, तो वो उसके क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग जिससे बात करते हैं वो खाली एक ही चीज़ करते हैं, आप ये दोनों कैसे करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जब हम इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हैं, उससे हम ज़्यादा सक्रिय रह पाते हैं, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का जो ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको कुछ न कुछ प्रेरित करता रहता है कि आज हमको ये चाहिए, आज हमको वो चाहिए। तो उस तरह से भी हम थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेरित हो पाते हैं, जो हमको सेल्फ मोटिवेशन कई बार थोड़ी धीमी पड़ सकती है, ऐसा हर किसी के साथ में होता है। तो अगर आपके ऊपर से कोई आपको मैनेज कर रहा है तो वो चीज़ें हो जाती हैं, और साथ में अगर आप अपना काम भी कर रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें आपस में जोड़ सकते हैं। हाँ, दोनों का या हर मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अलग अलग कहने का तरीका होता है। आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं तो उसका एक कहने का तरीका अलग है, अगर आप एक सिंपली फिल्म बना रहे होते हैं तो उसका तरीका एक अलग होता है। ऐसी अगर हम पत्रिका है तो पत्रिका में लिखने का तरीका अलग होता है, समाचार को लिखने का तरीका अलग होता है, या हर एक मीडिया के जैसे दैनिक जागरण का अलग तरीका होगा, अमर उजाला का तरीका अलग होगा, सहारा का, राष्ट्रीय सहारा का अलग तरीका होगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो वो चीज़ें हम मैनेज करके एक भी समाचार अगर हमारे पास है तो उसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इतनी कला आती है कि कैसे हम उसको दूसरे की ज़रूरतों के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। मैं हिंदुस्तान समाचार जो एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, 1948 से शुरू, देश की सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी में से शामिल है, उसमें भी मैं यहाँ संवाददाता हूँ नैनीताल से। तो आप कितने जगह पे काम करते बता सकते हैं, और इतना सब कैसे मैनेज करते हैं? ये चीज़ें तो देखिए, सबसे मेन चीज़ है तो आदमी उस काम को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है जिस काम में उसका जुनून होता है। तो मेरा जुनून पत्रकारिता है, मैं जितने कर रहा हूँ उसके साथ भी 4 और आ जाए मुझे तो मैं उन 4 को भी मैनेज कर सकता हूँ।
अगर 4 मेरे पास और आ जाएं जो अच्छे, अगर मुझे फाइनेंशियली भी कुछ फ़ायदा दे रहे हों, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रात को अभी 12 बजे सोता हूँ तो मैं 1 बजे तक भी सो सकता हूँ। मतलब जिस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है आपको ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा तो मैंने जैसे आपको बताया, तो मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मैंने कह दिया आपसे कि मैं 4 भी और कर सकता हूँ। जी सर, बहुत बार ये भी एक क्रिटिसिज्म होता है, जैसे आप जुनून पे बात किया, तो बहुत सारे लोगों के जुनून से फेसबुक या प्लेटफॉर्म को फ़ायदा होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं मगर उसका जो प्रॉफिट उनको जाता है, वैसा भी एक खास करके एकेडमिक्स में ऐसा बोलते हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो रहा है। और ख़ासकर फेसबुक है या गूगल, खासकर अगर हम गूगल की खासकर बात करें, तो वो कंटेंट कौन सा आपको सर्च करके दे रहा है, वो हमारा ही तो कंटेंट करके दे रहा है। तो कंटेंट क्रिएटर तो हम है ना, तो हमारे कंटेंट को वो केवल सर्च की फैसिलिटी दे करके सारी इनकम तो वो लेके जा रहा है। इस तरह की चर्चा और चिंता जो है वो केवल यहाँ आपके सर पे भी हो रही है, लेकिन इसकी ये चर्चा मतलब तो बहुत पुरानी हो चुकी है और पूरे विश्व स्तर पे चर्चा हो रही है। और कई बार इस तरह की चीज़ें भी बात उभर के आई है कि गूगल को जो क्रिएटर्स हैं उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, और वो पीनट्स दे करके जो आपको पर क्लिक कुछ दे करके वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन कुछ मैंने कहीं इस तरह की समाचार पढ़े थे कि ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और जगह, तो वहाँ उन्होंने इस तरह की शुरुआत की थी कि वो अपने बड़ा हिस्सा जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स को भी देंगे। जी, ऐसे कंटेंट क्रिएटर सर कितना मुश्किल है फाइनेंशियली इनको संभालना? आपका कितना आपका हो जाता है या लॉस पे चलता है सब कुछ? नहीं, देखिए, अगर आप सोचें कि आप ये कुछ करके आप कुछ फाइनेंशियली कुछ कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ सरस्वती और लक्ष्मी 2 माता मानी जाती है। एक सरस्वती माता है जो लेखन की माता है, और लक्ष्मी माता है जो धन की माता है। और कहते हैं कि उन दोनों का कभी भी आपसी संबंध, उनके प्रेम के संबंध नहीं है, उनके संबंध हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी के संबंध है। वो दोनों एक दूसरे के, अगर आप पढ़ाई लिखाई में हैं तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, और पैसा कमा सकते हैं तो आप पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं जा सकते। ऐसा एक कहा जाता है। हालांकि आज की दुनिया अलग है, लोग उसको कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह का एक बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप धनी हो जाएंगे, वो ऐसा आप इस फील्ड से ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चले जाएंगे शायद, तो वहाँ पर शायद आप ऐसा कुछ कर लेंगे जो आपकी पैकेज बहुत बड़ा होगा। यहाँ तो मैंने ये महसूस किया है कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको शायद सुन के अचंभा होगा कि मैं जिस संस्थान में काम कर रहा हूँ, और उसके इसलिए भी मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर को आया हूँ, ये भी अगर मैं आपको उजागर कर दूँ तो मैं 2008 से राष्ट्रीय सहारा में जॉब कर रहा हूँ, और 2008 से मेरी सैलरी 1 रुपया भी नहीं बढ़ी है, बल्कि कुछ कम हुई है। उस समय थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो कुछ उनको मैनेज करना था, सबको बराबर एक लेवल पर आना था। क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर पोस्ट में गया था, उनको और मेरे जो लेवल पे थे वो थोड़े कम थे, तो उन्होंने एक बार उसको थोड़ा कम कर दिया। उसके अलावा उन्होंने हमको कई सारे चीज़ों में, जैसे फ़ोटोज़ पे उनको पर फोटोज़ में 40 रुपये पहले मिला करते थे, जितनी फ़ोटो हमारी छपती थी 40 रुपये, अब उन्होंने उसको 25 रुपये कर दिया। बोला जी अब तो आपको फ़ोटो लेने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी पहले करनी थी, आप डिजिटल मीडिया से भी फ़ोटो दे सकते हैं। लेकिन जगह तो चूंकि समाचार पत्र के बाद उतनी है, तो फोटो तो पहले 4 छपती थी, तो अब भी 4 ही छपेंगी। अब 4 में पहले 40 के 160 बनते थे, 100 रुपये बनेंगे। ऐसे ही बहुत कम कर दिया है। हिंदुस्तान समाचार बहुत लीडिंग एजेंसी है, वो किसी ज़माने में अगर 3000 रुपये देता था तो आज 1000 रुपये दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ उस तरफ को भी बहुत अच्छा जो स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है वो भी अपने लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं। और सबसे बुरी स्थिति तो जो मीडिया है, खासकर प्रिंट मीडिया, वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। ज़्यादातर समाचार पत्रों की स्थिति यह है कि अभी तो सर्कुलेशन कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और वो अपने लोगों को, किसी को कोई एजेंसी के थ्रू अपने कर्मचारी दिखाने के बजाय किसी को किसान दिखा रखा है, किसी को कुछ दिखा रखा है, उनसे कहा है, वो उनसे एक एफिडेविट लेके रखा है कि हम खाली यहाँ पे शौकिया तौर पे आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि वो फुल टाइम कर रहे हैं। लेकिन लिखा क्या रखा है, ये शौकिया तौर पे कर रहे हैं, हमारा पेशा तो कुछ और है, जबकि है कुछ नहीं। हमारा मूल पेशा तो किसानी है, और हम आपके यहाँ शौकिया कर रहे हैं। तो वो पैसा बहुत नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है। मतलब मीडिया में मैं कई बार कहता हूँ कि पत्रकारों को कहा जाता है भगवान, वो देवर्षि नारद से जोड़ा जाता है कि वो बात इधर की उधर, अगर पौराणिक तौर पे। लेकिन मैं उनको कई बार कहता हूँ कि वो शिव जी की तरह से उनकी स्थिति है
और शिव जी की स्थिति भी किस तरह की है, जब वहाँ कालिका माता जब एकदम विकराल स्वरूप में आकर के वो आई और उनको रोकने के लिए शिव जी जमीन पर लेट गए और उनका पाँव, कालिका मैया का पाँव उनके सीने के ऊपर है, अगर वो पाँव रख दें तो पता नहीं शिव जी किस तरह से भस्म हो जाएं। सर पे उनके नाग बैठा हुआ है और सर पे गंगा मैया ठंडी, और उसके बावजूद मतलब वो बहुत बुरी कंडीशन में है शिव जी, और उसके बावजूद उनका हाथ जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में है जगत कल्याण के लिए। तो पत्रकारों की स्थिति भगवान शिव की तरह से हो गई है, वो पूरे जगत के कल्याण के लिए अगर कोई कह दे कि मुझे 10 रुपया इंक्रीमेंट नहीं मिला तो वो उसकी खबर लिखने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं लिख सकते। किसी को 7वें वेतनमान और 8वें वेतनमान की हम बात करेंगे, लेकिन अपना आपका पहला वेतनमान भी लगा है या नहीं लगा है आपको कुछ नहीं पता है। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। मीडिया की स्थितियाँ आर्थिक रूप से बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, खासकर कोरोना के बाद से। सर ये क्या हिंदी मीडिया की है या अंग्रेजी मीडिया में भी आपको ये नजर आ रहा है, या टीवी में कुछ फर्क है, खाली प्रिंट में ऐसा हो रहा है? मैं स्थानीय स्तर पर देखता हूँ कि जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंग्लिश मीडिया के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि सेम स्थिति है, कोई ऐसा अंतर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति यहाँ यह है कि जो लोग हमारे साथी काम करते हैं, जब उनकी कोई स्टोरी लग जाती है तो 500 रुपया उनको मिलता है, और एक स्टोरी बनाने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि कोई ऐसा चलता हुआ सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं जो चलता हुआ सब्जेक्ट वहाँ तक आ जाए। कुछ ऐसे चलता हुआ सब्जेक्ट होते हैं, तो जहाँ पे उनको वाकई में जेन्युइनली काम करना होगा, वो हो सकता है उन्होंने 3 दिन मेहनत की और वो स्टोरी उनकी चलेगी ही नहीं। तो जब चलेगी नहीं तो वो ऐसी स्टोरी को बनाएगा नहीं। तो इसलिए मीडिया में जो एक कमी आ रही है वो इस कारण भी आ रही है कि क्या जो चलता है, जो बिकता है वो दिखाना है, और पैसा जहाँ से मिलेगा तो आदमी वहीं उस तरफ को जाएगा। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। सर इस माहौल में डिजिटल मीडिया का आने से क्या फ़र्क हुआ? तो आप जैसे कोई नवीन समाचार शुरू किया तो उससे कोई फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हो जाता है क्या? अब उससे मेहनत करके कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन जो फाइनेंशियल की बात है तो अभी उसको जो आम पब्लिक है, आम जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसने उसको अभी भी स्वीकार नहीं किया है उस तरह से। अभी भी लोगों के मन में समाचार पत्र ही बैठा हुआ है, जबकि समाचार पत्रों का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया है, 1/3 1/4 रह गया है। उसके बावजूद भी आपके दिमाग में यह है कि समाचार पत्र ज़्यादा उनका जो सर्कुलेशन है वो एक छवि जैसी बन जाती है। वो छवि अभी बनी हुई है, वो छवि टूटी नहीं है। तो उनको अभी भी वो, अगर आपको कोई भी अपना विज्ञापन देना है तो प्रायोरिटी आपकी होगी, आप समाचार पत्र में देंगे। तो जब आप बहुत ज़्यादा आप जोर देंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, तब वो बड़ी मुश्किल से उस तरफ आएंगे। और मतलब पता नहीं इसका कारण क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। अभी तक सरकार के स्तर पे भी सरकारों के स्तर पर भी मैंने देखा है कि वो समाचार, आप देखिए, आप किसी भी समाचार पत्र में कितने विज्ञापन सरकारी या किसी के और के छप रहे हैं और कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छप रहे हैं, दोनों को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर कितना है। नहीं मिल रहे हैं, मतलब विज्ञापन आपको अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहे हैं। सर पिछली बार जब मैंने आपसे बात किया था तो आपने नैनीताल की आबादी बताया था और कितना पेपर सर्कुलेशन यहाँ हो सकता है वो भी बताया, वो कुछ बता सकते हैं? ये आंकड़े में बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो वेंडर्स हैं वो ठीक जानकारी दे सकते हैं। मेरी जानकारी बस इतनी सी है कि यहाँ नैनीताल की जनसंख्या जो कागजों में है 39,000 के आसपास मेरे ख्याल से, जो कि जब पर्यटन यहाँ होता है तो वो लाखों में पहुँच जाती होगी। लेकिन 39,000 की भी अगर जनसंख्या है तो उसके मेरे को जितनी जानकारी है उसके हिसाब से केवल 5,000 समाचार पत्र सारे मिला करके केवल इतने पढ़े जाते हैं। जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसके अकेला मैं, जो मेरा समाचार माध्यम है नवीन समाचार, वो अकेला 10,000 एवरेज हमारा पर डे का देखा जाता है। और सारे समाचार पत्र मिल करके 5,000 पढ़े जा रहे हैं। 5,000 को 3-4 लोग और पढ़ लेते होंगे घर के सदस्य, तो उसको आप 20,000 मान लीजिए, चलिए। लेकिन सारे मिला के हैं, वो सारे मिला करके इतना है। और डिजिटल मीडिया को ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसमें गुणवत्ता की कमी और एक अलग तरह के विषय हैं। और दूसरी बात, सर उत्तराखंड सरकार ने ये भी कर रखा है कि 50,000 से ज़्यादा हो आपका व्यूअरशिप तो डिजिटल मीडिया को भी ऐड मिल सकता है, उसके बारे में बता सकते हैं? और आपने उसका क्या लाभ उठाया है, क्या वो बता सकते हैं? नहीं, वो 50,000 नहीं है, वो केवल 2,000 अगर आपके यूनिक विजिटर हैं तो भी आपको दे रहे हैं।
उसमें उनकी सर थोड़ा उत्तराखंड सरकार वो सब बता करके बता सकते हैं? हाँ मैं वही बता रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार का जो है उन्होंने 3 कैटेगरी उसकी बनाई है। एक 2000 से लेकर के मेरे ख्याल से 10,000 है, 10,000 से 20,000 है, 20,000 से ऊपर है। 3 कैटेगरी A, B, C, B, A। तो ये सरकार की योजना है और सरकार को मैंने जो पता किया, मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ठीक तरह से वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे हैं। मतलब कि कई लोग डिजिटल मीडिया में अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इथिकल तरीके यूज कर रहे हैं। मतलब आपके खबरें कहीं से भी उठा के कहीं भी कॉपी पेस्ट तरह से कुछ कर दिया, या व्यूअरशिप भी ज़्यादा दिखाने के लिए कहीं पर क्लिक वाले मतलब 500,000 रुपये में लोग आपको क्लिक्स दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या वो लाइक लेने के लिए आजकल बड़ी होड़ मची हुई है। तो कई लोग इस तरह के लोग भी अनएथिकल काम कर रहे हैं कि 500, 1000, 2000, 20,000 भी आपको क्लिक्स दिलाने के लिए या यूनिक विजिटर दिलाने के लिए भी बहुत छोटे से अमाउंट में हो जाता है। तो आपको पूरे महीने आप कुछ काम न करें और उसके बाद आप कहीं अनएथिकल तरीके से आप अपनी व्यूअरशिप ले आएँ, तो वो भी गवर्नमेंट उनको उनको अलग अलग नहीं कर रही है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। उसका उनके पास तरीका नहीं है। हमने किस बात की तो एक अनऑफिशियल वे में हमको ये बताया गया कि सरकार की मंशा यह है कि सबको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा दे दो और हो सकता है इस बहाने से वो कुछ सरकार के खिलाफ कुछ लिखे ना। सर और ये बता सकते हैं आपका कैसे ये चलता है नवीन समाचार का फिनेंशियल मॉडल? एडवर्टाइजिंग है क्या या क्या? क्योंकि यूट्यूब बताते हैं यूट्यूब में आप करेंगे तो यूट्यूब से पैसा मिल सकता है। आपने ये सब कुछ ट्राई किया है क्या? कोई और प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा मिलना, या आपका कैसे फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लॉस में है क्या प्रॉफिट में है नवीन समाचार? नेचुरली तो प्रॉफिट में है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको नुकसान में होता तो हम उसके प्रति इतना समर्पित नहीं होते। नेचुरली फायदा प्रॉफिट में है, लेकिन मेहनत भी उतनी लगती है। हम जो यूट्यूब है, यूट्यूब में भी हम मोनेटाइज्ड है, कई सालों से मोनेटाइज्ड हैं, 10 साल से ज़्यादा समय से मोनेटाइज्ड हैं, और नवीन समाचार में भी हम मोनेटाइज्ड हैं। तो वहाँ से भी पैसा, लेकिन वो बहुत कम है। अगर आप उसको देखेंगे तो पर क्लिक वाइज वो बहुत कम है, पीनट्स हैं पर डे। मतलब आपको 3 महीने लग जाएंगे। हमारी 10,000 की व्यूअरशिप पे भी आपको 3 महीने लग जाएंगे $100 बनाने में। तो वो बहुत कम है। ऐसे ही यूट्यूब पे जिस तरह का हम करते हैं तो हमारे उसमें बहुत कम, मतलब वो बहुत ज़्यादा कम वो आ रहा है उसकी। लेकिन जो हम लोग निजी व्यक्तिगत तरीके से हम लोगों से विज्ञापन ले लेते हैं, उस तरीके से हम अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। जी सर, कोई भी एक नया बंदा या बंदी जो जर्नलिस्ट में आ रहा है, क्या वो एक पोर्टल बना करके अपना सर्वाइवल कर सकते हैं क्या बिना मेन स्ट्रीम मीडिया जाके, या ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ईमानदारी से करें और बशर्ते कि आप जेन्युइनली जिस जुनून के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उस जुनून के साथ अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। मतलब हर आदमी पत्रकार, आजकल तो जो पत्रकार नहीं भी है वो तो सिटीजन जर्नलिज्म का ज़माना है। हर सिटीजन अपने आप में जर्नलिस्ट है। वो एक समाचार को खुद शूट करता है, खुद डाल देता है, तो कुछ बहुत सारे लोग उसको पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई कर सकता है और सर्वाइव भी कर सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसको ईमानदारी के साथ ही काम करना चाहिए। अनइथिकल तरीके से करके वो बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ आप फ़ायदा कमा लोगे, वो आपके खून में एक तरह से भ्रष्टाचार और ये सब कुछ जम जाएगा। वो आप दूसरों पर आरोप लगाएंगे, 3 की बजाय 6 अंगुलियाँ आपकी ओर उठेंगी, तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर पाओगे, आपकी विश्वसनीयता नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को अलग रख करके आप काम करें, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया तक अपनी बात, कोई आपके पास लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी। आप समाचार पत्र में तो एक सीमित दायरे में आपका समाचार पत्र पहुँचेगा, लेकिन आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुँच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपके नवीन समाचार की ऑडियंस दुनिया में कहाँ कहाँ हैं और लगभग कितने हैं, और आपकी कुल मिलाकर के कितने प्लेटफॉर्म से कुल मिलाकर के कितने व्यूअरशिप होंगे? जैसे यूट्यूब हो गया और फेसबुक है, क्या बता दीजिए। नहीं, अब व्यूअरशिप जहाँ तक है वो तो करोड़ों में है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग है। नवीन समाचार के माध्यम से ही हम लोग करीब 1.5 करोड़ के आसपास पहुँच जाते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी हम करीब 1.5 करोड़ के आसपास पहुँच गए होंगे। और व्यूअरशिप का जहाँ तक मानना है वो इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा हैं। और इंडिया की अगर हम वैसे से करें तो नैनीताल और उत्तराखंड में हम ज़्यादा हैं।
और उसके बाद हम सेकंड नंबर पर अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो दूसरे नंबर पर यूएस आता है। यूएस में हमारे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जो है वो यूएस में है। बाकी दूसरे देशों में भी हर देश में कुछ ना कुछ मतलब व्यूअरशिप हमारे पास रिकॉर्ड होती है। मगर सर ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना कि ये बताना कि स्पेशली पोर्टल में एक्चुअली कितना विजिटर है ना, क्योंकि वो गूगल एनालिटिक्स खाली जो चलाते उन्हीं को पता होगा। सो वो सरकार इसको कैसे तोल लेते वो बहुत, क्योंकि मैंने और भी लोगों से बात किया जिन्होंने बोला उनका 4 लाख व्यू है, वो कैसे वेरीफाई कैसे हो सकता है? नहीं, वो वेरीफाई होने के लिए गूगल एनालिटिक्स ही एक तरीका है। और जो कुछ थीम्स होती हैं उन थीम्स के अंदर में भी जैसे जेटपैक है तो वो कुछ बताता है आपकी व्यूअरशिप, दोनों के व्यूअरशिप का अंतर होता है। वो कई बार दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो व्यूअरशिप बताने के वो अपना आपने क्लिक किया 10 बार तो वो आपके भी 10 क्लिक गिन देगा, लेकिन गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपके यूनिक विजिटर ही काउंट करता है। अब उसमें कैसी गड़बड़ी होती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि जो गूगल गिन रहा है वो ठीक गिन रहा है और गूगल एनालिटिक्स के ही जो व्यूअरशिप है उसको ही ठीक माना जाता है, उसको आप जेन्युइन मान सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसमें भी लोग कुछ कर ले रहे हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। वो कुछ लोग उससे ज़बरदस्ती या 50 लोगों को आप अगर हायर करके आप उनसे क्लिक करवाएंगे तो पता नहीं गूगल पकड़ पाता इन चीज़ों को, तो ये मुझे नहीं पता है इसके बारे में। सर आप कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, आपका वर्किंग मॉडल क्या है? देखिए, वर्किंग मॉडल तो ये है कि हम लोग बेसिकली आज की डेट में जो समाचार है ना वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं फर्स्ट हैंड जर्नलिस्ट जो हैं उनकी ज़रूरत बहुत आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप किसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हमारे इतने ज़्यादा संबंध हो गए तो बहुत सारे लोगों से हमारे पूरे हर जगह पे वो संबंध हैं, तो उन संबंधों से भी और उनको बहुत छोटा अमाउंट पे करके भी हम लोग उनसे जो समाचार प्राप्त कर लेते हैं। और मेरा जो अपना काम करने का तरीका यह है कि हम कभी भी किसी की भी खबर को, चाहे कितना बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट हो, अगर मेरा फ्रेंड है उसने मुझे कोई समाचार दिया तो हम उसकी खबर को कॉपी पेस्ट करके कभी नहीं लगाते हैं। ये हमारा एक अपना हुआ कभी भी नहीं करते, कितनी अच्छी से अच्छी खबर हो तो हम उसको अपने तरह से रीराइट तो करते ही करते हैं। तो हमारा एक अपना स्टाइल है। कई सारी चीज़ों में हम सब शब्दों पे हम लोगों का बड़ा ख्याल रहता है कि किस शब्द को क्या शब्द हम यूज किए। जैसे एक छोटा सा शब्द है आरोपी, कई बार ये शब्द आपने मीडिया में देखा होगा बहुत ज़्यादा आता है आरोपी शब्द, तो लेकिन मेरे यहाँ आप उसको आरोपित पढ़ेंगे, मैं आरोपी कभी नहीं लिखूँगा। कारण क्या है, मैंने उसको मतलब उसके ऊपर मैंने काम किया है कि ये आरोपी लिखना चाहिए, आरोपियों लिखना चाहिए, आरोपितों लिखना चाहिए, आरोपित लिखना चाहिए। मतलब एक एक शब्द पे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तब जाके आप कुछ काम कर सकते हैं। मेरे यहाँ आरोपी कौन होता है? मैं जिस पे आरोप लगाता हूँ, मैंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया तो मैं आरोपी हूँ, आप नहीं हैं, लेकिन आप लिख रहे हैं अपने आप को आरोपी। ए ने बी पे कुछ आरोप लगाए तो ए ने आरोप लगाए हैं तो ए आरोपी है, न कि बी आरोपित है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि आरोपी जिस पे आरोप लगाए गए हैं उसको लिखा जा रहा है आरोपी, जब उल्टा हो गया बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हिंदी में। ठीक है, आरोपी को फांसी दे दो, आरोपी आप हो भाई, जो आरोप लगा रहा है आपको दे दें फांसी ना। तो ये बड़ी चीज़ है। तो मैं अपनी खबरों को हमेशा बहुत इस तरह से उनको ठीक करके तब उसको बात करता हूँ। आपने बताया कि कितने लोग काम करते हैं, तो इस तरह से हर शहर में करीब करीब हमारे अपने लोग हैं जो हमको असिस्ट करते हैं। और वो लोग समाचारों के लिए हर कोई जुड़ना चाहता है। आज की तिथि में ये भी सच्चाई है कि आपके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है कि मैं दे दूंगा आपको समाचार, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे क्या दोगे। लेकिन अगर मैं उसको कहता हूँ बिजनेस मॉड्यूल पे आप बात करो, आप मेरे साथ फाइनेंशियली कुछ आप मेरे को मदद करो, मैं आपको फाइनेंशियली कुछ मदद करूँ, तो उस पर करने को कोई तैयार नहीं होता। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट में अपने क्षेत्र से मदद कीजिए, मैं उसमें से आपको कुछ कमीशन बेसिस पे या कुछ आपको और ज़्यादा मैं देने की कोशिश करूँगा जितना आपको मैं दे पा रहा हूँ, तो उस पर शायद वो नहीं करता। तो सर इसमें बहुत मेहनत, आपका एक दिन आप बता सकते हैं कब उठते हैं, कब कितना मेहनत, क्या आपको लगता है जब आप खाली पत्रकारिता करते थे तो आपके पास और टाइम था? नहीं, मैं अभी भी सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा सुबह जो शुरू होती है 7 बजे के आसपास से शुरू होती है और रात को 12 बजे तक चलती है, 12 साढ़े 12 बजे तक चलती है। और मैं हर समय पत्रकारी होता हूँ,
मैं घर में अपने बच्चों को अगर स्कूल भी छोड़ रहा होता हूँ तो मैं उस समय भी पत्रकार होता हूँ। मैं जा रहा होता हूँ तो मैं वहाँ भी कुछ देखता हुआ चला जाता हूँ, क्या मौसम है, क्या है, कुछ क्या कहीं कोई सड़क टूट गई है, कहाँ क्या हो गया है, मतलब हम कहीं और जगह जा रहे हैं तो वहाँ भी हम पत्रकारी होते हैं। हम 24 घंटे पत्रकारी होते हैं। सो रहे होते हैं तो कई बार सपनों में भी समाचार ही घूम रहे होते हैं। तो वो मतलब अगर आप, मैंने कहा ना, आपके अंदर जुनून है तो आप हर समय होते हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप कलाकार हैं तो आप 24 घंटे कलाकारी हैं, आपके दिमाग में हर समय कोई कैरेक्टर घूम रहा होता होगा। तो ऐसे ही मेरे अंदर भी इस तरह का है, मैं हर समय पत्रकार होता हूँ। सर, कोई यंग लोगों को आपने ट्रेन किया है और वो ऐसे, वैसे बहुत सारे बेरोजगार है, तो कोई आकर के आपको मदद भी कर सकता है, ऐसे किसी को एम्प्लॉय करने की आप कभी कोशिश की है? आजकल एक तो मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, मैं कॉलेज में भी पढ़ा लेता हूँ कभी कभी। तो लेकिन आजकल दिक्कत ये हो गई कि वो 4 दिन आपको पढ़ेंगे और 4 दिन बाद उनको लगेगा कि आप वो हमसे ज़्यादा बड़े पत्रकार हो गए हैं। वो फिर हो सकता है कि चौथे 5वें दिन उन्होंने कहा कि मैं भैया, मैंने तो सर अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुद लेके आया हूँ, कल से मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो ये बड़ा दिक्कत एक हो गया है कि वो चौथे दिन से हमसे बड़े पत्रकार वो खुद हो जाते हैं और अपना पोर्टल खोल लेते हैं, अपना कुछ कर लेते हैं। मतलब उनको खाली 4 दिन के लिए सीखने को उनको चाहिए होता है, टिप्स ले लिए, कुछ तरीके सीख लिए, उसके बाद बन गए। सर, आपका अच्छा व्यूअरशिप है तो वो सर्कुलेशन कैसे आपने बढ़ाया? पिछली बार आपने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप, सो कैसे आपका सर्कुलेशन, कैसे आप मैनेज किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर्कुलेशन हमको ये लगा कि फेसबुक में उतना अच्छा, या किसी दूसरे मीडिया जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जितने भी यूज़ करता हूँ उनको खाली मैं अपने मार्केटिंग के लिए ही टूल के रूप में यूज़ करता हूँ। कभी मैं अपनी फ़ोटो लगाऊँ, उस पर लाइक करवाऊँ किसी से, मेरे को ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस बात से। करें ना करें कोई मतलब नहीं होता। कभी कोई नई अपनी अचीवमेंट होती है, अभी हम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में गए थे, जो पहला मीडिया उन्होंने ये डिजिटल मीडिया के लिए पहले इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड दिया था, उसमें गए थे। तो हमने वहाँ की अपनी फ़ोटो लगा दी। जहाँ पे हमने अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता है अपने समाचार माध्यम को, तो हम उसी को यूज़ करते हैं, बाकी हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं। और हमें ये फील हुआ कि बाकी जितने भी इंस्टाग्राम या जितने भी फेसबुक और जो भी माध्यम है वो हमको उस तरह का फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं। केवल हमको जो अभी व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप अच्छा हमको हमारे लिए अच्छा मुफीद साबित हो रहा है। उसमें आप जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स बना करके या व्हाट्सअप का चैनल बना करके या व्हाट्सअप के आपके अनाउंसमेंट्स बना करके उस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा मुझे लगा है कि यही माध्यम ठीक है। सर, आपके लिए लगभग कितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, वो कैसे मेंटेन करते हैं? वो भी एक लेबर होगा ना? हाँ, वो एक सबसे बड़ा लेबर है। मुझे लगता है कि कई बार मुझे अगर काम करने के लिए कोई आदमी की ज़रूरत है तो वो या तो मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को संचालित करने के लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, और मुझे या फिर जो फाइनेंशियली जो एडवर्टाइजमेंट लें, मुझे उन्हीं के लिए आदमी की ज़रूरत है। मेरी सबसे ज़्यादा लेबर वाकई में जो अगर खर्च होती है, क्योंकि वो मेरा काम, मुझे लगता नहीं है कि ये मेरा काम है, वो हमारा जो सबसे ज़्यादा काम खर्च होता है, क्योंकि वो 5-5 की उन्होंने ग्रुप बना रखा है। अगर वो कुछ पैसा लेकर के भी अगर कुछ बड़ा हमको अगर ये दे दें कि अनलिमिटेड ग्रुप्स में आप डाल सको व्हाट्सअप, तो हमारे लिए बड़ा, हम उसको देने को, पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि अगर एक बार में हमको 500 ग्रुप्स में डालने को अगर न्यूज़ के लिए हमको ये सुविधा दे दे तो हम शायद उसके लिए कुछ पे भी कर पाएँ। लेकिन उन्होंने ऐसी सुविधा नहीं दी है। एक दो मतलब एक उनके दूसरे तरह के वर्जन हैं जिनको वो अब अलाउ नहीं कर रहा है। पहले 1-2 वर्जन थे जिनमें ज़्यादा में भी सेंड कर सकते थे, 250 में शायद कर सकते थे, तो उनको वो अलाउ नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा लेबर है। सर, आपका लगभग कितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे? और मेरे पास अपने जो ग्रुप हैं वो मेरे ख्याल से 56-57 के आसपास ऐसे कुछ अपने नवीन समाचार के ग्रुप्स हैं। उसके अलावा अपना चैनल है और कुछ अनाउंसमेंट ग्रुप्स हैं जी। और व्हाट्सएप बिजनेस आपने कभी यूज़ किया? हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस किया है, वो भी करता हूँ। दो व्हाट्सएप चलते हैं, दोनों व्हाट्सएप बिजनेस भी चलता है। लेकिन उसमें भी आप ज़्यादा 5 से ज़्यादा पे आप डाल नहीं सकते हैं। सो आपका व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप बिजनेस को आप कैसे कंपेयर करेंगे? व्हाट्सएप बिजनेस से कुछ फ़ायदा है भी क्या? हाँ, नहीं, हमें कोई बहुत ऐसा महसूस नहीं हुआ। केवल आप वहाँ पर को अपना जो रेट लिस्ट है या अपना कैटलॉग है, अपना ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा नहीं कि कोई भी अब उसके लिए इतना अभ्यस्त है कि वो आपको कुछ चेक कर रहा हो। बहुत गिने सुने लोग होंगे जो आपके व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप प्लस की, नहीं व्हाट्सएप बिजनेस कहा ना आपने, तो उसकी प्रोफाइल को आपको चेक करते होंगे कि आप, तो कुछ ऐसा रिस्पांस मुझे मिला नहीं है उसका। तो सर, आपने प्रधानमंत्री जी की वो जो डिजिटल मीडिया मीट पे गए, वो अनुभव के बारे में क्या बता सकते हैं, और आप कैसे चुन गए यहाँ से, उसके बारे में बता सकते हैं?
हम पहले भी जब एज ए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के लिए वो लोग सर्च कर रहे थे, तो हम उनके संपर्क में बहुत पहले से थे, कई सालों से थे। रेलवे के थ्रू उन्होंने एक्चुअली किया था। तो एक बार वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन जब देहरादून में उत्तराखंड में हुआ था पहली, तो उसके लिए भी उन्होंने हमें बुलाया था। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था उस दिन, प्रधानमंत्री जी उस दिन नहीं आ पाए थे किसी कारण से। फिर अगला कार्यक्रम भी उन्होंने, ये जो प्रधानमंत्री जी का डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए पहला जो अवार्ड था, उस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने, हो सकता है कहाँ से कैसे उन्होंने हमको ढूंढा, हो सकता है इस माध्यम से ही ढूंढा होगा। तो उस माध्यम से हम गए थे और एक अच्छा मतलब कार्यक्रम था। नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रोग्राम था और प्रधानमंत्री जी सामने आए, सबके साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया। किस तरह से हर व्यक्ति से मैन टू मैन वो किस तरह से बात कर लेते हैं, एकदम से ऐसा कनेक्ट करते हैं कि आपको लगेगा कि आपको तो कई सालों से आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आपसे कुछ ऐसी बात कर लेंगे आपसे बात करते हुए। तो इस तरह का एक अनुभव है वो हर किसी व्यक्ति के साथ में। इसके बाद वो कुछ और यूट्यूबर्स जो गेमर्स हैं उनके साथ मिले, तो वो वहाँ पर मैं उसका उदाहरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं बाल जो हैं ये सफ़ेद मैंने कर रखे हैं, मैं तो आपके बराबर ही हूँ, सफ़ेद बाल तो मैंने ऐसे ही कर दिए हैं, मैं भी और उनके साथ 2 घंटे तक वो गेम खेलते रहे। तो इस उम्र के व्यक्ति तो वो हर किसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ये एक अच्छी चीज़ वहाँ पर लगी। और वहाँ जाके आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिला, या आपको क्या बाकी लोगों से आपका कैसा मुलाकात हुआ, कैसा रहा वहाँ पे पूरे देश के जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे उनको उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज़ में उन्होंने उसको किया था। ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट इस बात का था कि कौन लोग बेहतर तरीके से, मतलब बेसिकली उनका मीडिया, केवल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म नहीं था। कौन से लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर करके कुछ सफाई के कार्यक्रमों में कुछ योगदान दे रहे हैं देश के लिए, या किसी और तरीके से देश के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं, इस तरह के उनके वो थे। उन लोगों से मिले और क्या मतलब सरकार क्या चाहती है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनके लिए उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए कि आपको अपनी एनर्जी को किस पॉजिटिव तरीके से देश के लिए लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये रहता है कि कहाँ से आप किसी भी तरह से आप करें, हम कर रहे हैं, हम कैसे अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ये उनका रहा और ये भावना थोड़ी अच्छी लगी। जी, आप आजकल के मीडिया के माहौल को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे क्रिटिसिज्म मीडिया के बारे में और ख़ास करके डिजिटल मीडिया के बारे में बोलते हैं कि मिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, हेट न्यूज़ फैलाते हैं, और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ऐसे बहुत सारे मीडिया के बारे में ओपिनियंस है, आपका क्या राय है? देखिए, मीडिया का बेसिकली जो होता है ना, मीडिया पानी का बहता दरिया की तरह से होता है। जो बिकता है, जो बिकता है उसको ही प्रस्तुत करता है। आज आप कोई, अगर मीडिया में कोई खबरें चल रही हैं आज की डेट में, वो तभी तक चलेंगी जब तक उसको देखने वाले लोग मौजूद होंगे। जब आप चैनल चेंज करने लगेंगे तो आपको वो खबर भी हटने लगेंगी। तो उनको पता चल जाता है एक मिनट में, या मुझे मेरी खबर कौन सी चल रही है मुझे पता है, कौन सी खबर नहीं पड़ी जा रही है मुझे पता है, तो मैं उस खबर को ही ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा जिसको लोग पढ़ रहे हैं। एक गोदी मीडिया शब्द बड़ा ज़बरदस्त आया है, मैं उस गोदी मीडिया पे मेरा एक बड़ा अलग तरह का विश्लेषण है। हर मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे कोई सा भी है, वो गोदी मीडिया ही है, कोई भी। और गोदी किसकी? अपने अपनी पाठकों की गोदी में बैठा हुआ मीडिया है। उसको जो कहने का मतलब यह है कि वो जिस धारा के विपरीत नहीं बह रहा है, जिस धारा में सब बह रहे हैं उस धारा में बह रहा है। आपको क्या देखना पसंद है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। आपको अगर पसंद नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। आप जैसे ही आप मेरी ऐसी खबर पे आप जाएंगे जिस खबर पे आप नहीं जा रहे हैं, तो मैं उसको हटा दूंगा, उसके बाद मेरे को मतलब उसको नहीं दिखाऊंगा। तो आप देख रहे हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक चीज़ जो है वो मीडिया के साथ में है। और जहाँ तक डिजिटल मीडिया में आपने कहा फेक न्यूज़ और इस सब चीज़ों की, उसके साथ में एक कमी जो डिजिटल मीडिया के साथ में जुड़ी हुई है वो ये है कि आपके साथ में एक बड़ा जो सब एडिटर और ऊपर आपके कोई लोग बैठे हैं, वो उस तरह का नहीं होता है। और तो आप ही समाचार लिख रहे हैं, आप ही एडिटर हैं, आप ही सब कुछ है। तो कई बार गलती से भी कई गलतियाँ चली जाती हैं, एक कारण। और दूसरा कारण, और उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता जल्दी से कि आप बताया कि ये गलती है आपकी। जैसे ही आपका पाठक कोई फ़ोन करेगा, आपको गलती बताएगा, तो अच्छी बात है कि आप उसको ठीक कर सकते हो समाचार माध्यम में। लेकिन अगर आपका कुछ छप गया, अगर आपने टीवी पे कोई समाचार अगर गलत दे दिया, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन इस माध्यम आप
कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद भी उसको ठीक कर सकते हैं। ये प्लस और माइनस है। और फेक न्यूज़ का भी एक कारण ये भी हो जाता है कई बार कि आपको शुरुआत में कौन सी जानकारी मिली, हो सकता है वो जेन्युइन जानकारी नहीं मिली, जिस सोर्स से आपको जानकारी मिली उसमें हो सकता है गलती थी, वो सोर्स आपका ठीक नहीं था। तो इस कारण से भी जल्दबाजी भी चूँकि होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ का एक चीज़ें हैं, तो उस वजह से भी अननोइंगली भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन आप ये अच्छी बात है कि आप उसको दूसरी बार में फिर आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। जी सर, ये उत्तराखंड में मैंने अजीब सा देखा कि पोर्टल बहुत चल रहा है, जैसे मैं केरला भी देख रही हूँ, वहाँ इतना पोर्टल नहीं चल रहा है, यूट्यूब वगैरह ज़्यादातर है। तो यहाँ ये पोर्टल कल्चर क्यों है, आपको क्या लगता है? स्पेशली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में ये और लगभग कितने पोर्टल होंगे, कैसे चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हज़ारों की संख्या में पहुँच गया है हमारे यहाँ। एक ये गाँव में हम देखते हैं, अगर आपने कोई परचून की दुकान खोली और आपकी दुकान चलने लगी तो बगल वाला भी वही दुकान खोल लेगा। आपने किसी समय में होता था कि वो गेहूं पीसने की चक्की पूरे मोहल्ले में एक ने खोल ली, उसके चक्की में सारे लोग गेहूं पिसाने के लिए आ गए, तो सारे लोगों ने पता चला वही खोल लिया। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि वो सब खत्म हो जाएगा, फिर किसी की भी नहीं चलेगी। तो यहाँ भी लोगों को अभी गलतफहमी है या लग रहा है या कि ये नया माध्यम है, चलो हम भी बन सकते हैं पत्रकार, इसलिए हर आदमी पत्रकार बनना चाहता है। और वो किसी समाचार माध्यम से अगर वो नहीं कर सकता था तो अब वो अपना चूंकि खोल सकता है, तो उसके अंदर जो दबी कुंठा थी, दबी भावना थी कि मैं पत्रकार बन सकता हूँ। हर आदमी पत्रकार होता है। देखिए क्यों, दो चीज़ें होती हैं पत्रकारिता के लिए, एक तो जानने की इच्छा और बताने की इच्छा। ये हर आदमी के साथ में है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके अंदर मेरे लिए जानने की इच्छा है, इसीलिए आप मेरे से बातें कर रहे हैं, और मेरे को बताने की इच्छा है, मैं अपनी बातों को ज़्यादा बताना चाहता हूँ। ऐसी हो सकता है आपका जब इंटरव्यू होगा तो आप भी बताना चाहोगे अपने बारे में। तो हर आदमी अपने आप को बताना भी चाहता है और अपने दूसरों से के बारे में जानना भी चाहता है। जानने और बताने की जो इच्छा है, इसी पर पूरा मीडिया चल रहा है, बेसिकली है। तो इस माध्यम से अभी तक आपको बताने के लिए आपसे कोई पूछ नहीं रहा आपका हाल, आप कैसे हो। अब पूछने वाले आपको मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप आदमी को दुख अगर कोई होता है तो वो दुख भी तभी व्यक्त करता है जब पूछने वाले हों। जब आपसे उस भावना के साथ आपसे कोई पूछेगा अच्छा कुछ बताओ, तो आप फूट पड़ोगे, फिर हो सकता है रोने भी लगोगे। और जैसे ही कोई आपको अननोइंग लोग मिलेंगे तो आप अपने आंसू खुद ही रोक लोगे कि यार कोई आंसू आए हैं तो उनको कोई चुप कराने वाला या आंसू पोंछने वाला कोई है ही नहीं, तो रोने का फ़ायदा क्या। तो ये इस कारण से भी डिजिटल मीडिया का एक तरह से लग रहा है लोगों को, अभी एक नया माध्यम भी आया है तो उनको लग रहा है कि हम इस दिशा में जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक थोड़े लंबे टाइम स्पैन के बाद हमको देखना पड़ेगा कि जो जेन्युइन लोग होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं जो जेन्युइन लोग होंगे वही जमेंगे, वही रुकेंगे। सारे लोग बाकी जो ऐसे शौकिया तौर पे या बहुत गंभीरता के साथ नहीं आए हैं वो लोग बाहर हो जाएंगे। सर, उत्तराखंड में लगभग कितने पोर्टल होंगे और कितना यूट्यूब कितना होंगे, वो आपका कुछ? यूट्यूब का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितने होंगे। यूट्यूब में कम होंगे, मीडिया के लोग बहुत कम होंगे। मुझे लगता है कि उसकी संख्या हो सकता है 100, 500, 1000, 500 के आसपास में हो या उससे भी नीचे हो। लेकिन डिजिटल जो ये अपना समाचार पोर्टल हैं उनकी संख्या मेरे ख्याल से 1000 के आसपास से ज़्यादा लोगों ने तो अप्लाई किया था पिछली बार। तो हो सकता है उनकी संख्या और 1200, 1300 के आसपास भी हो सकती है। ये खाली उत्तराखंड में? जी, इतने हो सकते हैं। छोटा सा स्टेट है, 13 जिलों का स्टेट है। भी धंधा चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम आपका पोर्टल भी बना देंगे, उसमें खबरें भी डाल देंगे। कौन सी डालेंगे पता नहीं, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके वो भी डाल देंगे, उसका भी ठेका ले लेंगे पूरे महीने का, साल का। और उसके अलावा आपको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम आपका सरकार के साथ में आपको एफिलिएट भी करा देंगे, आपको वो भी करा देंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम आपको इसका पैसा भी नहीं लेंगे, इस सब कुछ करने का। ऐसे भी लोग हैं। जी सर, वो अगर आप उत्तर प्रदेश या दूसरे स्टेट की कोई भी डिजिटल एनवायरनमेंट और उत्तराखंड के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको क्या फ़र्क लगता है? मुझे बहुत ज़्यादा जो एक प्लेटफॉर्म का अंतर मुझको लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यूअरशिप है ना वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि मैंने जैसे अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि हमारी 1-1.5 करोड़ के आसपास में कुल ही जनसंख्या है हमारी। तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आपको मिलने की उम्मीद नहीं होती है जब आपकी पब्लिक ही उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये वाला एक अंतर। आप दिल्ली में अगर होंगे तो अगर आप वहाँ की कोई न्यूज़ लगा रहे हैं तो वो आपकी पूरे इंडिया को
कवर करती है उनको प्रभावित करती है। यहाँ की न्यूज़ आपको केवल उत्तराखंड के लोगों को शायद प्रभावित करेगी, तो वो उनकी जनसंख्या कम है, तो यहाँ पर व्यूअरशिप मिलना थोड़ा सा बाकी दूसरे स्टेट्स की अपेक्षा कठिन होता है। और सर इतने और एक और दिक्कत भी है कि आपके यहाँ हर जगह आपको नेट कनेक्टिविटी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए भी व्यूअरशिप कम होगी आपको। जी सर। और सर आप ये अब बहुत सारे पोर्टल हो रहे हैं, तो पोर्टल बनाने वाले भी होंगे ना, ऐसा कोई इंडस्ट्री यहाँ है क्या? और आपके भी पोर्टल बनाने में किसी ने मदद किया होगा, और कैसे टेक्निकल आप कैसे संभालते हैं इसका? देखिए, मैंने तो अपने स्वयं के प्रयासों से ये सब चीज़ें धीरे धीरे ब्लॉगिंग से, जैसे मैंने आपको अपनी यात्रा बताई, तो जो आदमी पिछले 2009 से और पिछले मतलब कहने का मतलब है कि 14-15 सालों से जो काम कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें समझ जाता है, चीज़ें करते एक स्टेप जान के, तो मैं तो उस तरह से काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री अब बन चुकी है, और इंडस्ट्री आपके बहुत थोड़े से पैसे लेकर के, क्योंकि उनको तो बनवानी है, तो वो लोगों को फ़ोन कर करके कि आप भी बना लो, क्योंकि उनको हर रोज़ बनानी है। बन गई तो उसने तो चलाने वाला तो जब चलाएगा, तो बनाने वालों की पूरी एक इंडस्ट्री हो गई है। बहुत लोग इस तरह के काम को कर रहे हैं कि आपकी डिजिटल मीडिया आपका पोर्टल बना रहे हैं पैसा लेकर के। और ऐसे भी मेरे से भी 1-2 लोगों ने ऐसे बात की कि वो आपसे ये सब कुछ करने का पैसा भी नहीं लेंगे, मतलब आपके नाम से उन्होंने न्यूज़ वेबसाइट बना दी, पोर्टल बना दिया, आपको उसमें समाचार भी नहीं डालना है, आपको कुछ नहीं करना है, वो सरकार में आपका एफिलिएट भी उन्होंने करा दिया, और बस शर्त यह है कि जो सरकार से विज्ञापन मिलेंगे 50% उनके होंगे, 50% आपके होंगे। ये बड़ा काला चेहरा है, ये काम हो रहा है, इसके ऊपर सरकार को और बाकी एजेंसीज को काम करने की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों पर रोक लगाने की ज़रूरत है। बहुत गलत, मतलब इससे जेन्युइन हम लोग भी उन्हीं की श्रेणी में हम लोग भी गिने जाएंगे, तो हमें बड़ा दर्द है इस बात का। सर, और आप अपने फ्यूचर को और डिजिटल मीडिया की फ्यूचर को कैसे देखते हैं? डिजिटल मीडिया और मीडिया दोनों चीज़ों का फ्यूचर जो है ना, वो बाकी सारे मीडिया का फ्यूचर अब डिजिटल मीडिया में आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे किसी एक समाचार पत्र, किसी का भी उदाहरण के लिए हम नाम ले लें, दैनिक जागरण मेरे बहुत सबसे प्रिय है, तो दैनिक जागरण समाचार पत्र या कोई भी दूसरा समाचार पत्र, उसका एज ए प्रिंटिंग में वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा आने वाले समय में। मेरी रिसर्च भी इसी बात में है, वो धीरे धीरे उसका जो सर्कुलेशन है वो कम होता जाएगा। लेकिन दैनिक जागरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिंदा रहेगा, और हमेशा जिंदा रहेगा। हो सकता है आगे भविष्य में कुछ 10-20 साल के बाद, 50 साल के बाद कोई क्रांति आएगी, कोई नया कुछ और होगा, उसके बारे में मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब है दैनिक जागरण हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन वो किस प्लेटफॉर्म पर जिंदा रहेगा, ये एक थोड़ा सा मीडिया का मतलब ही मीडिया है, माध्यम है, तो मीडिया उसका बदलता जाएगा। वो खुद को भी बदलना, उसको अगर वो बदलेगा तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अगर उसने कहा कि नहीं, मैं तो समाचार पत्र ही छापूंगा, मैं दूसरे किसी मीडिया में नहीं जाऊँगा, ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी समाचार माध्यम आज की डेट में नहीं है जो ऐसा कुछ कह रहा हो। जो आए हैं वो सब कुछ नए मीडिया पर छा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया।